हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित, स्वराज, मिथुन, आदित्य, हिमांशु, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बता देना, ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक? ओके, लेट मी नो द ऑडियो। एम आई ऑडिबल, विजिबल? ये विजिबल तो हूँ, मेन मुझे ऑडियो जानना है। एंड देन टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज कंजंक्शन। चलो एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो ठीक है सब? गुड मॉर्निंग विवेक, उज्जवल, सारे चैंपियंस को, वर्षा, शेखर, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता, साइकत। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? सब चीज ठीक है ना? हाँ, तो पहले बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, पहले मुझे क्वेश्चन पूछ लेना है। मैंने आपके बैच में पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया है, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दिया है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड कंजंक्शन प्रेपोजिशन। और इस पे बेस्ड मैंने फ्राइडे को आपके पीडीएफ सेक्शन में जाओगे इसी बैच के, ठीक है? ये बैच का नाम है अचीवर्स 4.0। अचीवर्स 4.0 जहां आप क्लास कर रहे हो, 80 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ डाला है। अब पहले तो मुझे बताओ कि उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर नॉट कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी से एक बार मुझे बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? यस, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है? मैंने 80 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ दिया था, ओके? और जो पीडीएफ दिया है उसके पीछे आंसर भी है, उसके पीछे आंसर भी है। बट आंसर देख के तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको तो एक्सप्लेनेशन भी चाहिए और उसी के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन है। क्योंकि ये बात करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि सब टॉपिक का एक एक शीट मिलेगा, तो आपको जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिसको नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी हम लोग 3-3.5 महीने तक है, और 3.5 महीने में जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे ना, पीडीएफ्स और वीडियो सोल्यूशंस मिलते जाएगा, ठीक है? वीडियो सोल्यूशंस मिलते जाएगा। तो ये जानना जरूरी है जिन बच्चों को नहीं मिल पाया कि मैम पीडीएफ कहाँ है, वीडियो सोल्यूशन कहाँ है, ठीक है? किया है, ठीक है? जिसको अभी नहीं किया है ना, तो बहुत बड़ी आपने गलती की है। होता क्या है ना कि हम पीडीएफ्स को इकट्ठा करते जाते हैं ये सोच के कि बाद में करेंगे, और फिर वो बाद में कभी नहीं आता है। तो जो जैसा शीट मिल रहा है ना, उसको वहीं पे करके खत्म करिए, ठीक है? वहीं पे करके खत्म करिए, पाइल अप नहीं करिए, क्योंकि पीडीएफ का गेम नहीं खेलना है। पीडीएफ आपका कलेक्ट होते जाता है सिर्फ मन के मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, मन की संतुष्टि की मेरे पास इतने क्वेश्चन है, जो मिल रहा है उसको सॉल्व करो। हाँ, तो आलोक बोल रहे हैं मैम मेरा 80 में से 70 करेक्ट हुआ। वेरी गुड आलोक। ठीक है, ठीक है। नहीं किया है ना, काइंडली काइंडली कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जिसने नहीं किया है काइंडली सॉल्व कर लीजिए, ओके? और ठीक है, आलोक ने बोला कि मैम मेरा 80 में से 70 गलत, मतलब 70 आया, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है? 10 क्वेश्चन गलत हो गए आलोक, तो आपने इस 10 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखा होगा, 10 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखा होगा, और वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर है तो क्यों है। अगर वीडियो सोल्यूशन करने के बाद भी, वीडियो सोल्यूशन करने के बाद भी अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट क्लास में आके पूछ सकते हो, ठीक है? वैसे मुझे पूरा भरोसा है 100% कि एक बार वीडियो सोल्यूशन देखोगे, वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया है कि ये आंसर है तो क्यों है। ये देखने के बाद आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट अगर प्रॉब्लम आता भी है ना, तो आप क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है? हाँ, योगेश बोल रहे हैं कि मैम मेरा 78 करेक्ट हुआ है, 78 करेक्ट हुआ है। एक चलो, और एक दो चीज मुझे और बताना है कि उस 80 क्वेश्चंस में ना 2-3 क्वेश्चंस अभी आपने मतलब पढ़ा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं है मतलब ऐसा क्वेश्चन है, देखो जैसे मैंने बोला आपको प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन हमने प्रोनाउन का टाइप्स नहीं किया ना, हमने अभी सिर्फ प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव किया, थोड़ा थोड़ा
नाउन प्रोनाउन पहचानने का तरीका किया, प्रोनाउन का टाइप्स नहीं किया। एक आध दो क्वेश्चन में ना ऐसा वाला ऑप्शन आया होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन का प्रकार है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब आपको प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी। और एक क्वेश्चन में ऐसा भी आया होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, शायद कि ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें इट लगा होगा और ऑप्शन में दिया होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, और इम्पर्सनल प्रोनाउन ही आंसर है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ प्रोनाउन पढ़ाया। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन से कैसे कैसे एरर्स आता है, जब हम अलग से प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ा दूंगी, ठीक है, उसमें पढ़ा दूंगी। ओके, तो चलो अच्छी बात है जिन्होंने बना लिया। सैटरडे संडे टाइम था यार, सैटरडे संडे 2 दिन बहुत होता है 80 क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज पहली क्लास देख रहे होंगे, जिनका क्लास छूट गया है। जैसे मैंने वेंसडे को ये बैच स्टार्ट हुआ था, वेंसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ क्योंकि शुरू में ना बच्चों को थोड़ा गाइड कर देना होता, नहीं तो वैसे ही बैठे रह जाते। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मैंने डेमो क्लास लिया था जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहला 3 क्लास नहीं किया। तो आप क्या करो कि आप इसका रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है, आप इसका रिकॉर्डेड देख लीजिए। ओके, तो जो बच्चों का न्यू मतलब जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास नहीं देखा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास नहीं देखोगे ना तो आगे चीजों को समझने में दिक्कत होगी। देख लोगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ओके, बहुत सारी चीजों को आप जल्दी समझ लोगे। तो पार्ट आज आपका मंडे है, ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे को जो न्यू स्टूडेंट्स है, मंडे और ट्यूसडे मिला के थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। और वेंसडे को मोस्ट प्रोबेबली आपकी छुट्टी रहेगी, 2 अक्टूबर है। ओके, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का तो एक नेशनल हॉलीडे, तो वेंसडे को मोस्ट प्रोबेबली आपकी छुट्टी रहेगी। तो वेंसडे को ना इस पे बेस्ड 80 क्वेश्चंस वाला सेट बना लीजिए। ओके, हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 33 राइट हुआ है, किसी का 62 करेक्ट हुआ, कोई बात नहीं है, पहला अटेम्प्ट में 33 राइट हुआ तो नॉट बैड, नॉट बैड। लेकिन जो गलत हुआ वो समझ लेना है कि गलत क्यों हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। ऋतिक का मेरा सिर्फ 12 गलत हुआ है, किसी का 58 करेक्ट हुआ, नॉट बैड, बहुत अच्छा स्कोर है। 80 में से 58 करेक्ट हुआ, कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं है, जो गलत हुआ है ना, चलो ये हो गया, ये हो गया। हाँ, जिसकी पहली क्लास है ASO ME है, जिसकी पहली क्लास है यहीं से शुरू करिए। मैं कोशिश करूंगी ना कि आपको पिछला क्लास अगर आपने नहीं भी देखा है, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, यही ऐसा कुछ कोशिश करूंगी। लेकिन जो छूटा है उसको कर लेना। अब मुझे बताओ, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, अब मुझे बताओ कि आपने हाँ, अभी आप लोगों इस बैच में आप लोगों को ग्रामर भी मिला है, वोकैब भी मिला है, प्रैक्टिस भी मिला है। अभी प्रैक्टिस बैच के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रैक्टिस बैच को बचा के रखो, क्योंकि नए स्टूडेंट एक बार में तीनों बैच नहीं कर सकते। अभी सिर्फ आप ग्रामर और वोकैब करोगे। ग्रामर तो मेरे पास आते ही हो 9:30 बजे, लाइव चलता है 9:30 बजे सुबह का, और वोकैब तो रिकॉर्डेड है। अब मुझे बताओ कि किसी वोकैब का समुद्र मंथन बैच है जो कि इस बैच में आपको रिकॉर्डेड मिला है। किसी बच्चे ने समुद्र मंथन बैच देखा है? सैटरडे संडे मैंने आपको बोला था। हाँ, किसी ने देखा है? समुद्र मंथन बैच का ना कहां से देखना है? पहली क्लास से देखना शुरू करिए, ढूंढिए कि पहला क्लास सीक्वेंस में लाइन से, पहला क्लास से। हाँ, अच्छा, हाँ, पहला क्लास से, ठीक है। समुद्र मंथन का जो बैच है, कैसे पढ़े ये नहीं बोलना है, पहला क्लास से देखना शुरू करिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके बैच के स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी 2025 में है और आप बिगिनर्स हो। आपका एग्जाम, और आप लकी हो कि आपके पास टाइम है, 2-3 महीने नहीं बचे हैं एग्जाम के, आपके पास टाइम है। और शॉर्टकट में मत जाना, एक बार डिटेल में पढ़ना, बस एक ही बार। हाँ, तो मैंने रूट वर्ड से स्टार्ट किया था, तो वो सब देखना शुरू कर दीजिए। और कैसे पढ़ना है नहीं, आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, वोकैब की अलग नोट्स बनाइए और सीक्वेंस में देखिए, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, सीक्वेंस में देखिए, आपको सब समझ में आ जाए। मुझे लगता है आपने रूट वर्ड देखा होगा, तो आपको रूट वर्ड वहां समझ में आ गया हो। नोट्स बनाइए
और जैसे आज आपने रूट वर्ड देखा, नोट्स बनाइए और कल सुबह उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए, ठीक है, रिवाइज जरूर करिए। तो नए बच्चों को भी बोल रही हूँ कि आप भी ग्रामर के साथ साथ वोकैब का वीडियो भी देखो। वोकैब का वीडियो अपने कन्वीनियंस, अपने सहूलियत के अनुसार वोकैब का एक टाइम बांध लो, चाहे कुछ भी हो जाए। इस टाइम पे तो लाइव में आप ग्रामर सुबह तो आओगे ही, यहाँ एक टाइम निकाल लो कि इस टाइम में इस रिकॉर्डेड बैच को किसी हाल में मुझे देखना ही देखना है और साथ में नोट्स वगैरह बनाना है, ठीक है। स्टार्ट कर देना है, रूट वर्ड स्टार्ट कर देना है, ओके ताकि आपका ग्रामर, मैं तो ये मान के चल रही हूँ ना कि आपने रूट वर्ड स्टार्ट कर दिया। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मैं बोलूंगी चलो अब प्रैक्टिस बैच शुरू कर दो, कुछ ग्रामर का टॉपिक्स आगे बढ़ेगा और ये मान के चल रही हूँ कि आप वोकैब भी पढ़ रहे हो, ये ग्रामर और वोकैब आगे बढ़ेगा तभी जाके क्लोज टेस्ट PQRS बनेगा, ठीक है। देखते रहिए, नहीं तो और आप तो लकी हो, आपके पास तो अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, आप आराम से चीजों को पढ़ सकते हो। चलो अब स्टार्ट किया जाए, फिर से स्टार्ट किया है ना, हाँ 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड प्रियांशु। तो वोकैब का समुद्र मंथन और ग्रामर बैच आगे बढ़ेगा ना तभी जाके प्रैक्टिस बैच भी बनेगा। नाउन चैप्टर से मैं नहीं स्टार्ट करूंगी, नाउन बहुत बेसिक चैप्टर होता है। मैं पहले, और मैं मॉक टेस्ट कब बनाना है, जब आपका 60% सिलेबस हो जाए मैं बताऊंगी कि आपको मॉक कब बनाना है। सबसे पहला चैप्टर मैं आपको कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ कि कंजंक्शन पढ़ने के बाद आपको ना लगेगा कि बहुत सारा चीज पढ़ लिया। कंजंक्शन पढ़ने के बाद क्लोस्टर्स वगैरह भी बनना शुरू हो जाएगा। कंजंक्शन के बाद आपको वर्ब पढ़ाऊंगी, ओके, फिर हम सब्जेक्ट वर्ब पढ़ेंगे, फिर हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस और वॉइस और नरेशन। अगर इतना टॉपिक्स करवा दिया मैंने शुरू के, आपका 60% टॉपिक खत्म हो गया और अब आपका मॉक बनना शुरू हो जाएगा। तब मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको खुद बोलूंगी कि अब मॉक्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर मैं शुरू में आर्टिकल, नाउन ये सब पढ़ाने लगूं ना तो ये सिर्फ पढ़ते जाओगे और मॉक टेस्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। तो चलो आज हम अपना, अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, कुल मिला के 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो उन 8 में से आज हमारा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज कंजंक्शन। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, कंजंक्शन बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, आप खुद फील करोगे। अगर इसका नॉलेज होगा तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, सेंटेंस अरेंजमेंट भी बनेगा, क्लोज टेस्ट भी बनेगा। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले आते हैं, जिन बच्चों की पहली क्लास है थोड़ा सा बता देना है, जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जंक्शन में 2 वे ट्रेन आता है, तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है, कंजंक्शन जोड़ने वाले वर्ड्स को कंजंक्शन बोलते हैं, बट ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है वर्ड्स को। कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ता है। कंजंक्शन अभी मैं बताऊंगी, इसीलिए मैंने बोला ना कि पहली क्लास देख लीजिए। अगर मैंने लिख दिया कंजंक्शन फ्रेजेस को भी जोड़ता है, तो आपके दिमाग में आएगा ना फ्रेज क्या होता है। ये मैंने शुरू के क्लास में बता दिया है, एक बार फिर से बता दूंगी। हाँ, वोकैब का नोट्स एकदम बनाना है, एकदम बनाना है। आपको पता नहीं चलेगा ना कि आप जब वोकैब का नोट्स बनाओगे ना तो आपका एक टॉपिक जो स्पेलिंग एरर्स आता है ये बिना अलग से पढ़े ही इसी में कवर हो जाएगा। बनाइएगा। समुद्र मंथन इनफ नहीं है, मोर देन इनफ है। ओके तो इट जॉइंस वर्ड्स, कंजंक्शन का काम होता है शब्दों को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लॉजेस को भी जोड़ता है, और कंजंक्शन किसको जोड़ता है, एंड ये सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। अब जिन स्टूडेंट्स की पहली क्लास है उनके दिमाग में, जो स्टूडेंट पहला 3 क्लास कर चुके हैं उनको तो पता चल गया होगा कि फ्रेज किसको बोलते हैं। फ्रेज बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य के अंश को। क्लॉज बोलते हैं उपवाक्य को। अब देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, हिंदी करके भी कुछ नहीं होने वाला है।
बस आपको समझना है कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है। फ्रेज किसको बोलते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्द में तो एक शब्द है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जब वर्ड्स का समूह हो, दो वर्ड हो, दो या दो से ज्यादा वर्ड हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और सब्जेक्ट वर्ब के पास फ्रेज के पास लास्ट क्लास बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। वोकैब, हाँ वोकैब एक क्लास एवरीडे करिए, अगर इंटरेस्टिंग लगे दो भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते। तो कंजंक्शन शब्दों का समूह है, फ्रेज का समूह है, क्लॉज का मतलब कंजंक्शन किसको ज्वाइन करता है? वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को। और क्लॉज मैंने बताया कि क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और वाक्य तो पूरा जानते ही हो। छुट्टी में नहीं देती योगेश, लेकिन चूंकि एक ये नेशनल हॉलीडे होता है ना, कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो वहां तो हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ हॉलीडेज है ना जिसमें छुट्टी ऑफिशियली देनी होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये ऐसी छुट्टी है ना, ये चीजें है ना जहाँ जो नेशनल हॉलीडे होता है जिसपे छुट्टी देनी ही पड़ती है ना चाहते हुए भी। बाकी फेस्टिवल्स वगैरह में तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है, और कंजंक्शन किसको ज्वाइन करता है? वर्ड को भी ज्वाइन कर सकता है, कंजंक्शन फ्रेज को भी ज्वाइन कर सकता है, कंजंक्शन क्लॉज को भी ज्वाइन कर सकता है, और कंजंक्शन वाक्य को भी ज्वाइन करता है। अभी मैंने जो लिखा है अभी सबका एग्जाम्पल दूं, सबका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कंजंक्शन किसको किसको ज्वाइन करता है। ये लिख लिया होगा और साथ साथ नोट्स बनाइए, टाइम बचाइए, जो भी करके ना, चाहे हैंडराइटिंग जैसे भी हो। आपको दूसरे को नोट्स थोड़ी देखना है, आपको नोट्स अपने हैंडराइटिंग में बनाइए, खूब सुंदर रेड ब्लू ग्रीन कलर से नहीं बनाना है, ऐसा बनाइए ना कि आपको समझ में आ जाए। नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा बनाओ कि अपने आपको समझ में आ जाए। कंजंक्शन इसको इसको ज्वाइन करता है, और कैसे ज्वाइन करता है एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, साथ में बताइएगा, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैंने आपको प्रीवियस बैच में लिखवा दिया है। अब आप ऐसा करो, नोट्स को क्रिस्प बनाओ, ऐसा लिखो। एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने लिखा राम एंड मोहन डिड द वर्क। फिर दूसरा लिखा मैंने, he said that he would do the work। लिखते जाइए, जब मैं लिख रही हूं आप भी लिखोगे। तीसरा, I will meet you at office or at home unless you work you will not succeed। He worked hard but he failed। He was busy। एक सेंटेंस है, और दूसरा लिखा he could not come। अच्छा, इसको लास्ट में लिख रही हूं, पहले यहां तक लिखो आप, इसके लिए अलग से जगह बनाती। थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, ओके, थोड़ा स्पीड में लिखना है, क्योंकि फिर से ना आपको यहां भी पढ़ोगे और फिर से वीडियो देख के नोट्स बनाना, उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए। साथ साथ लिखते जाइए।
लिख लेते हैं, उसके बाद फट से डन बोलना है। कमेंट बॉक्स ऑन इसीलिए रखा है, जहां कहीं भी दिक्कत हो आप तुरंत डाउट पूछ लीजिए। लिख लिया ना सब लोग? राम एंड मोहन डिड द वर्क। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन का काम है? जोड़ना। कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? राम और मोहन, राम एंड मोहन। यहाँ पे एंड का मतलब होता है और, तो यहाँ का कंजंक्शन कौन है? एंड है। ये क्यों कंजंक्शन है? ये कंजंक्शन क्यों है? ये कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि ये जोड़ रहा है। और ये किसको जोड़ रहा है? राम और मोहन को। और राम एक वर्ड है, एक शब्द है, और मोहन भी एक शब्द है। तो कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो शब्द को जोड़ सकता है। देखो, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा। यहाँ की से हम वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ का दैट भी कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ का दैट भी कंजंक्शन है। अब ये दैट किसको जोड़ रहा है? उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा। यहाँ पे एंड ने दो शब्दों को जोड़ा, और यहाँ पे देखो ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। जो स्टूडेंट्स न्यू है ना, काइंडली एक दो दिन के अंदर सारा 3 क्लास जो मैंने बेसिक पढ़ाया है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, उपवाक्य। वाक्य के छोटे वाक्य को ही उपवाक्य बोलते हैं। फिर देखो ये क्या है? ही, और ये वुड डू द वर्क, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। तो ऊपर वाले वाक्य में कंजंक्शन ने दो शब्दों को जोड़ा, दो वर्ड को जोड़ा, बट नीचे वाले में इस कंजंक्शन ने दो क्लॉज को जोड़ा। तो कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है। अब देखो यहाँ पर ये कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन देखो किसको जोड़ रहा है? मैं तुम्हें या तो ऑफिस में मिलूंगा या तो घर पे मिलूंगा। यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है ना, आई विल मीट को नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, आई विल मीट को नहीं जोड़ रहा, किसको जोड़ा? या ऑफिस या घर। तो ये एट ऑफिस को जोड़ रहा है। और आप बोलोगे मैम ऑफिस भी तो एक वर्ड है, बट यहाँ पे बात हो रही है घर पर या ऑफिस में। तो एट ऑफिस दो शब्दों का है, और दो शब्द का है तो फ्रेज है। फ्रेज, इसको हम फ्रेज नहीं बोल सकते हैं। राम और मोहन को फ्रेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रेज किसको बोलते हैं? शब्दों के समूह को, या तो वो दो वर्ड का हो या दो से ज्यादा का हो। बट ये तो एक एक वर्ड है, इसलिए वर्ड को जोड़ रहा है, यहाँ क्लॉज को जोड़ रहा है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, बट यहाँ कंजंक्शन क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है ना। अगर क्लॉज को जोड़ता तो कंजंक्शन के इस साइड दूसरा क्लॉज होता ना, क्लॉज होता, और क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए ना। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनता है ना, तो इस साइड तो कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कंजंक्शन है ये क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, ये फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा। कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ सकता है, क्लॉज को क्लॉज से भी जोड़ सकता है, वर्ड को वर्ड से भी जोड़ सकता है। ओके, फिर देखो, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। देखो सब्जेक्ट ऊपर वाले सेंटेंस में तो एक ही क्लॉज था, और यहाँ कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है ना। इसका मतलब है यहाँ क्लॉज को जोड़ ही नहीं रहा, फ्रेज को जोड़ रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहाँ देखो यू सब्जेक्ट है और विल नॉट सक्सीड ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बन रहा है? क्लॉज। तो इस वाक्य में दो क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? ऐसा नहीं कि कंजंक्शन हमेशा बीच में ही आएगा, कंजंक्शन शुरू में भी आ सकता। अनलेस, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो यहाँ का अनलेस कंजंक्शन, ठीक है, अनलेस कंजंक्शन। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। अगेन यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और इन दोनों क्लॉज को ये जोड़ रहा है बट, तो बट कंजंक्शन। तो अभी तक हमने क्या देखा? कंजंक्शन के थ्रू हमने दो शब्द को जोड़ा, हमने क्लॉज को जोड़ा, हमने फ्रेज को जोड़ा, यहाँ भी क्लॉज जोड़ा, यहाँ भी क्लॉज जोड़ा। अब हम कंजंक्शन के थ्रू सेंटेंस को जोड़ेंगे। क्या लिख रहे हैं आप? जो ट्रांसलेशन लिखते हो उसका हिंदी नहीं कर पाते, उसकी हिंदी क्यों करोगे? कोई ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में थोड़ी आने वाला है।
हिंदी हिंदी के चक्कर में नहीं रहना है। ओके थोड़ा सा स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा ताकि ये क्लॉज वगैरह और भी क्लियर हो जाए। ट्रांसलेशन का एग्जाम ये थोड़ी है। तो यहाँ कंजंक्शन ने ये सबको जोड़ा। अब आओ कंजंक्शन वाक्य को कैसे जोड़ता है, ये लिखा मैंने। ही वॉज लेट, ये एक वाक्य है। वाक्य किसको बोलते हैं? जो फुल कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पे खत्म हो, ये पूरा एक वाक्य। वाक्य इसको क्लॉज मत मानना। ये सब्जेक्ट, आप बोलोगे मैम ये सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसको क्लॉज माने, नहीं, एक वाक्य के अंदर क्लॉज होता है। तो ये तो पूरा एक वाक्य है, ठीक है। ये वाक्य है ही वॉज लेट और ही कुड नॉट डू द वर्क, ये दो वाक्य है। और आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों वाक्य को किसी कंजंक्शन से जोड़ो, ठीक है, किसी भी कंजंक्शन से जोड़ो। तो आपको मैं कंजंक्शन का टाइप्स बताऊंगी। यहाँ पे एक कारण बताया जा रहा है ना, वो लेट था और इसी वजह से तो काम को नहीं कर पाया। तो कारण बताने वाले वर्ड्स में सिंस भी होता है, आप सिंस से भी जोड़ सकते हो। ये दोनों वाक्य को सिंस कंजंक्शन से जोड़ दो। सिंस ही वॉज लेट, कॉमा लगा दो, ही कुडंट डू द वर्क। तो ये दो सेंटेंस को मैंने क्या किया, एक में जोड़ दिया। अब आपको थोड़ा मीनिंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि सिंस लगाना, यहाँ बट नहीं लगेगा। या आप ऐसा भी लगा सकते हो, एज से भी लगा सकते हो। एज ही वॉज लेट, चूंकि वो लेट था इसलिए काम को नहीं कर पाया। तो यहाँ का कंजंक्शन क्या है, कारण बताने वाले। सिंस का मतलब यहाँ चूंकि के सेंस में कारण बता रहा है, क्योंकि यहाँ कारण ही बताया जा रहा है ना। लेट काम ना करने की वजह क्या था, लेट आया, रीजन बता रहा है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कौन कौन सा कंजंक्शन रीजन बताता है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सेंटेंस को ऐसा भी जोड़ सकते हो। ही कुड नॉट डू द वर्क, ही कुड नॉट डू द वर्क बिकॉज ही वॉज लेट। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है, ये बिकॉज जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज जोड़ रहा है ना दोनों को। ही क्या है, सब्जेक्ट, और कुड नॉट डू वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। यहाँ पे अगेन देखो, ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और इन दोनों क्लॉज को ये जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन। यहाँ क्योंकि का सेंस आ रहा है, कारण बता। तो अभी हमने सिर्फ पढ़ा, ठीक है, अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है, और दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। लिख लिया ना सबने? रुको एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ, कमेंट लेट जा रहा है। सो भी लगा सकते हो, सो भी लगा सकते हो निशा। ही वॉज लेट सो ही कुड नॉट डू द वर्क। देयरफॉर भी लगा सकते हो। ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिया। ही वॉज लेट देयरफॉर ही कुड नॉट डू द वर्क, कुछ भी लगा सकते हो। एज कंजंक्शन भी होता है, हाँ। ये लिख लिया स्टूडेंट्स ने? ओके हाँ, अब देखो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैंने आपको सेंस पढ़ाया था ना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो ना। अब आपने बोला था कि मैम जो मैंने कंफ्यूजन वाला, जब मैंने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा लिया था और वहां जब कंफ्यूजन वाला एरिया बता रही थी तो वहां पे बताया था ना कि सिंस प्रेपोजिशन भी होता है और सिंस कंजंक्शन भी होता है। ये याद रखना, सिंस प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। और कभी कभी सिंस टाइम भी बताता है। इंग्लिश में ना कोई भी चीज रटना नहीं है। और कभी कभी सिंस कारण भी बताता है। ये देखना, मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, मंडे से एब्सेंट। फिर मैंने लिखा ही हैज बीन, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, किसी वर्ड को रटना नहीं है कि मैम ये तो आपने प्रेपोजिशन में पढ़ाया था फिर कंजंक्शन में क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों होता है। हाँ, कंजंक्शन 3 वर्ड को भी जोड़ सकता है, राम मोहन एंड श्याम, राम मोहन प्रिया गीता एंड सीता जोड़ सकता है।
जोड़ सकता है अलग अलग शब्दों को। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट, जब से मैं गया हूं ना तब से वो एब्सेंट। और फिर मैंने लिखा सिंस ही वॉज एब्सेंट, सिंस ही वॉज एब्सेंट ही could not complete the work। अब देखो यहाँ पे ही हैज बीन एब्सेंट, मंडे से एब्सेंट है, यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट, जब से मैं वहां से गया हूं तब से वो एब्सेंट है, यहाँ का सिंस भी टाइम बता रहा है। बट यहाँ का सिंस टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ सिंस का मतलब चूंकि निकल रहा है, चूंकि वो एब्सेंट था इसलिए वो काम को नहीं कर पाया। यहाँ का सिंस रीजन बता रहा है, रीजन रीजन। अब देखो यहाँ का सेंस क्या है, व्हाट इज सेंस ओवर हियर, लास्ट क्लास में बताया है। सेंस ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में। मंडे एक दिन का नाम है तो नाउन। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और आपको मैंने बताया था प्रेपोजिशन के बाद ना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आई तो सब्जेक्ट है ना, आई हमेशा हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, और मी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको प्रेपोजिशन मानती तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मी आना चाहिए, बट यहाँ तो आई आ गया। ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन। और कैसे कंजंक्शन है, क्यों कंजंक्शन है, ये किसको जोड़ रहा है? ही हैज बीन एब्सेंट, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। नो डाउट यहाँ का सेंस भी टाइम ही बता रहा है, और ये सब्जेक्ट वर्ब है मिलके क्या है, क्लॉज। लेकिन यहाँ का सेंस टाइम बता रहा है बट जोड़ रहा है क्लॉजेस को, तो यहाँ का सेंस कंजंक्शन होगी। अगेन यहाँ का सेंस कारण बता रहा है और ये भी कंजंक्शन है क्योंकि ही आया है, और ही हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हिम होता है। अगर प्रेपोजिशन रहता ये तो हिम लगता है, बट ये तो क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और दोनों क्लॉज को ये जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि मैम ने तो सिंस को कंजंक्शन बताया था, लेकिन सिंस प्रेपोजिशन भी होता है ना, देखना है कि किस तरह से यूज हो रहा है। टाइम के बाद क्या लिखा है, सॉरी थोड़ा सा मैंने कर्सिव कर दिया। टाइम भी बताता है, रीजन भी बताता है। रीजन का मतलब है कारण, सिंस को हम कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखो ये यही तो इस सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है ना, उसकी ब्यूटी यही होती है कि कौन सा वर्ड क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे वाक्य में किस तरह से यूज हुआ। जैसे अभी मैंने आपको बताया दैट लिखा, ये जो दैट है ना इसका भी बहुत सारा जाता है। ये जो दैट है ये हम डिटर्मिनर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव या जिसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। ओके, इसको हम प्रोनाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, और अभी हम इसको कंजंक्शन की तरह भी यूज किए थे, कंजंक्शन की तरह। वो तो डिपेंड करता है कि डैट का मतलब क्या निकल रहा है। देखो आप लोग ना एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी मेरे खिलाफ कंप्लेन भी आता है ना, आप कुछ भी थोड़ा सा हंसी मजाक मतलब माहौल को लाइट नहीं बनाते हो, सिर्फ पढ़ाते जाते हो पढ़ाते जाते हो। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैम बीच बीच में ना थोड़ा सा लाइट मोमेंट्स भी कर दिया करिए, ओके, थोड़ा सा इधर उधर का मजाक। सी मेरे नेचर में वो है नहीं, ठीक है। कभी कभी मैं बातें आपसे करती हूँ, ठीक है, मेरे नेचर में वो है नहीं ना कि एक मैं मन में लेके आती हूँ ना कि मेरे को आज इतना तक पढ़ा देना है, ठीक है, मेरे को कंजंक्शन इतना क्लास में खत्म करना है, आज मैं जितना सोच के आई हूँ मुझे पढ़ा देना है। ओके, एक टीचर के मन में होता है ना कि इतना मुझे पढ़ा के चले जाना, और वो नहीं पढ़ा पाते तो अंदर से इरिटेशन होने लगता है। कभी कभी मैं आपसे बातें करती हूँ, लेकिन बातें होती है ना जब हमारा बैच थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है। अब लगता है ना कि अब बैच हमारे खत्म होने के कगार पे है, तब बातें कर लेते हैं। वैसा कुछ नहीं है, हम बात मैं कर लेती हूँ, ओके, मैं भी बात
करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास ना बहुत सारे बातें हैं करने के लिए, ठीक है? मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं है बात करने की, और मैं आपसे कुछ बात भी करती हूँ तो उसमें एकदम हम लोग वोकैब भी सीख लेते हैं। तो जब भी आप बोर होने लगे ना, तो बता दीजिएगा, पढ़ाई से हट के थोड़ा सा पढ़ाई से ही रिलेटेड इधर उधर की बात कर लेंगे। चलो, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, मैम आपने तो डैट का मतलब की बताया था। ये देखो, ही सेड दैट ही वुड कम, और फिर मैंने लिखा दैट बॉय डिड द वर्क। फिर मैंने लिखा दैट इज इंटरेस्टिंग, वह इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इंग्लिश को ऐसे पढ़ो ना कि सामने वाला कोई कुछ पूछे तो उसको पढ़ा पाओ। फिर लिखा दिस इज द बुक, दिस इज द ओनली बुक दैट आई वॉन्ट। ये वही किताब है, ये सिर्फ और सिर्फ यही किताब है। 1 मिनट पहले समझ लो, ओके। अच्छा, स्लोली एक्सप्लेन करिए। मुझे स्लो मत करिए, अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। मुझे स्लो करिएगा ना तो बहुत टाइम निकल जाए। अपने सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म कर लेना है, ठीक है? सिलेबस जितना जल्दी खत्म होगा ना, 3.5 महीने में सिलेबस, ओके, और 6 महीने प्रैक्टिस, तभी जाके एग्जाम निकलता है। प्रैक्टिस तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। चलो, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा, अभी आप शुरू में हो ना, धीरे धीरे आप मेरे स्पीड के साथ मैच कर जाओगे। उसने कहा था कि वो आएगा। देखो, यहाँ का जो डैट का मतलब की निकल रहा है, यहाँ का डैट कंजंक्शन है, यहाँ का डैट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कुछ भी बोलो, एडजेक्टिव है। यहाँ का दैट प्रोनाउन है, और यहाँ का दैट भी प्रोनाउन। अब आप बोलोगे मैम आपको ये सब कैसे पता चल गया कि ये सब ये है? सबसे पहले देखो, 1 मिनट, सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देख लो, ही सेड दैट ही वुड कम। इसको हम कंजंक्शन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो डैट है ना, यहाँ का डैट का, हम कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके काम के अनुसार डिसाइड करते हैं। यहाँ का जो डैट है ना, ये जोड़ रहा है, ठीक है? यहाँ का दैट जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? उसने कहा था कि वो आएगा, तो किसको जोड़ रहा है? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। तो यहाँ का जो दैट वर्ड है उसका काम क्या है? जोड़ने का, और जो जोड़ने का काम कर रहा है ये कंजंक्शन, सॉरी, दैट यहाँ का कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ का दैट कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ दैट किसी को जोड़ वोड़ नहीं रहा है। दैट बॉय, कौन सा बॉय? दैट बॉय। अब ये देखो, ये क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद तो ये ऑब्जेक्ट आ गया नाउन के रूप में, ओके? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया नाउन के रूप में। यहाँ का दैट किसी को जोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ का दैट तो कंजंक्शन नहीं है। और यहाँ का दैट प्रोनाउन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉय नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी आता है, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। तो ये इसको हम प्रोनाउन नहीं मान सकते, ये बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ का दैट को आपने एडजेक्टिव क्यों नहीं माना? ये क्या है? वर्ब। आप खुद फील करोगे कि शुरू का 3 क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाने के लिए ना, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा, तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ जो ये वर्ब है, और वर्ब ने सदियों पहले अपना एग्रीमेंट किससे किया था? सब्जेक्ट से, ठीक है? सब्जेक्ट ने, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया था? सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट कर्ता बनने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। हमारे वाक्य का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, कभी भी कंजंक्शन नहीं होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन तो ये नहीं है, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट मतलब वह इंटरेस्टिंग है, वह इंटरेस्टिंग है, वह किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लगा रहे हैं, तो ये प्रोनाउन होगा। तो यहाँ का दैट प्रोनाउन, और यहाँ का दैट भी प्रोनाउन, यहाँ का दैट भी प्रोनाउन है। देखो, आपके दिमाग में आएगा, मैम दिस इज द ओनली बुक दैट आई वांट। ये दैट ना,
अब आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन होना चाहिए, क्लॉज है। ये दैट किसके, यहाँ दैट का मतलब ना की नहीं निकल रहा है, जहां दैट का मतलब की का सेंस आए, की का, वहां का दैट की लगाकर हम वाक्य को जोड़ते हैं, बट यहाँ का दैट जोड़ने के लिए यूज नहीं हो रहा है। दिस इज द ओनली बुक दैट, ये दैट का मतलब क्या, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए। ये जो किसके लिए, जो दैट आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए, दैट बुक के लिए, और बुक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। इसको हम लोग आगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, जब प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाने लगूंगी, उसको मैं बताऊंगी ये प्रोनाउन का एक प्रकार होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल। ओके, ये वही बुक है जो दैट आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए। ये जो किसके लिए, ये बुक के बदले लगा है, और नाउन के बदले लगने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। ओके, तो ये मत समझना कि दैट, मैम आपने तो दैट कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था, कंजंक्शन चैप्टर में मैं दैट को कंजंक्शन की तरह काम करवाऊंगी, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो वहां पे एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर रिलेटिव प्रोनाउंस में प्रोनाउन में प्रोनाउन वाला करेंगे। नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, और नाउन की विशेषता, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, डैट बॉय, डैट बुक, हाँ डैट बुक मतलब किसी खास बुक की तरह। तो ये तो आपने कंजंक्शन क्या होता है ये सब कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कभी कभी हमारे एग्जाम्स में ना ऐसा करेंगे, देखो ये भी याद रखना है, कभी कभी ऐसा भी डाल देते, खासकर सीडीएस वगैरह में ऐसा डाल देंगे, ऐसा डाल देंगे, राम एंड मोहन आर प्रेजेंट, राम और मोहन दोनों प्रेजेंट। ठीक है, और ऑप्शन में ना कंजंक्शन ना डाल के कभी कभी ऑप्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डाल देंगे, ऐसा डाल देंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डाल देंगे, बोलेंगे बताओ कि क्या है, प्रोनाउन है, सी में लगा देंगे बोलो कि एडजेक्टिव है, और 4 में लगा देंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। अभी मैं सबका टाइप बताऊं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबसे पहले तो ये कंजंक्शन है, राम और मोहन को जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन, बट इन्होंने ऑप्शन में कंजंक्शन ना डाल के कंजंक्शन का टाइप डाल दिया है। प्रोनाउन तो ये है नहीं, एडजेक्टिव तो ये है नहीं, एक जगह डाल दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक जगह डाल दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मुझे बताना है कि आखिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता क्या है, फिर मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, कुछ बच्चे वहां पे आ जाता है, ध्रुव 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 बैनर्जी, वहां पे मैं बताऊंगी जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, दिस इज द बुक दैट आई वांट। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, अभी तो मैं आपने बोला कि नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड प्रोनाउन होता है जो नाउन के साथ यूज हो सकता है। जब मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल में क्लियर करूँ। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, अभी रिलेटिव प्रोनाउन पे मत जाइए। दिस इज द बुक दैट आई वांट, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, जैसे मैंने लिखा दिस इज द बॉय, अभी रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। ठीक है, तो ये जो हु है ये भी प्रोनाउन है, कैसे पता चला कि ये प्रोनाउन है, ये नाउन के लिए लगा है, ये प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है इसको मैं बताऊंगी कौन सा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो नाउन के साथ लग सकता है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी कंजंक्शन पे ध्यान दो। एक चीज मुझे और बताना था जो कि पिछले बार मैंने बताया था, लेकिन कुछ बच्चे क्लास को आज से ज्वाइन किए। मैंने आपको बताया था ना, 2 तरह के क्लॉज होते हैं। ठीक है, 2 तरह के क्लॉज होते हैं ना, एक क्या होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब वो क्लॉज जो आश्रित है, ओके, दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, अभी बता रही हूँ।
क्योंकि कुछ बच्चों ने पहला क्लास नहीं देखा है, लेट से ज्वाइन किया, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, बट इंडिपेंडेंट वाला देता है। ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है और ये देता है। ये देता है। okay. हाँ, सारे रिलेटिव्स प्रोनाउन होते, सब लोग हम लोग सब चीज यहीं पे नहीं पढ़ लेंगे ना। जैसे जैसे ऐसा लिखा, इफ यू वर्क यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे। बस मुझे समझाना है ना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या से बनता है। ये एक वाक्य है, पहले समझ लो, मैं इसको रब नहीं करूंगी, हटाऊंगी नहीं, पहले आप समझ लो। ये एक पूरा वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक एक वाक्य है, सेंटेंस है। और ये सेंटेंस वाक्य को बोलते हैं। ये दो छोटे छोटे उपवाक्य से बना है। ये यहाँ से लेकर फुल स्टॉप तक तो ये वाक्य है, वाक्य के अंश को ही उपवाक्य बोलते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट और वर्क है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। ये जो वाक्य है दो क्लॉजेस से बना हुआ है, दो उपवाक्य से बना है। अब देखो, अब क्लॉज में भी देखना है कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। अगर मैं इतना दूर बोल के छोड़ दूं, इफ यू वर्क, ऐसा लिख के फुल स्टॉप लगा दूं, इफ यू वर्क, और ऐसा लगा के फुल स्टॉप लगा दिया, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना, कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। अगर आप मेहनत करते हो और इतना बोल के छोड़ दिया, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ओके, ये डिपेंडेंट है, ये आश्रित है। डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, किसी दूसरे क्लॉज पे आश्रित होता है, इसका खुद में अपना मीनिंग नहीं जा रहा है, जो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर मैं लिखूं यू विल सक्सीड, तो ये तो अपना मीनिंग है ना, आप सफल होगे। अगर मैं किसी को ऐसा बोलती हूँ तो उसको ये समझ में आएगा, कुछ अधूरा अधूरा नहीं लग रहा है, तो ये अपने आप में मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है। इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसमें खुद का अपना मीनिंग है। तो ये पूरा एक वाक्य है, और ये वाक्य कितने क्लॉज से बना है, दो क्लॉज से। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा है, और एक इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे और इसको डिपेंडेंट क्लॉज। पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिखो। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, अब मुझे एक चीज बताना है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा है, ये कौन सा कंजंक्शन है, ये वाला कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन है। और कोई पूछे ना कि ये कौन सा कंजंक्शन है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ऐसा कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ना है ना, तो ऐसे कंजंक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब। अभी थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा कंजंक्शन जो एक इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से जोड़ रहा है, या डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ रहा है, ऐसे कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे सबऑर्डिनेट कौन होते हैं, आप ऑफिस में जाते हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स कौन है, जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं। जैसे आप बॉस हो, आप कंपनी के बॉस हो, और आपके जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज है ना, वो आपके सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट मतलब आपके नीचे जो काम कर रहे हैं। तो बॉस कौन होता है, जो बॉस होता है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो तो आजाद है। और जो बॉस के बिना सबऑर्डिनेट्स का काम नहीं होने वाला है, तो ये सबऑर्डिनेट कौन होता है, डिपेंडेंट, जो आप पे आश्रित हो, बॉस पे आश्रित हो। तो ऐसे कंजंक्शंस जहां पे एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो,
ऐसे कंजंक्शंस जो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ रहा है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये बॉस है और इसके नीचे ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये डिपेंडेंट है, ऐसे को हम सबऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। लिखते जाइए लिखते जाइए। अभी मैं सबऑर्डिनेटिंग का और भी एग्जांपल दूंगी। अगर आपके एग्जाम में खास करके सीडीएस वगैरह में आ जाता है कि बताओ कि ये कंजंक्शन का कौन सा टाइप। सबऑर्डिनेट मतलब आपके गुलाम जो आपके नीचे काम करते हैं, ये तो डिपेंडेंट है, आप पे आश्रित है, ये गुलाम वाला कंजंक्शन है। और ये तो बॉस है, बॉस बॉस। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ का इफ कंजंक्शन है और कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। क्यों सबऑर्डिनेट है? क्योंकि सबऑर्डिनेट का काम होता है ना एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ना। लिख लिया होगा अपने अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी लिखिए। जैसे जैसे मैंने लिखा ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। फिर लिखा मैंने अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे, यू विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे इस सेंटेंस में दो क्लॉज है ना, सेंटेंस में दो क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब। कौन वाला इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। ही फेल्ड, अगर इस क्लॉज को मैं अकेला लिखती हूँ ना, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, तो ये इसको तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये तो खुद में मीनिंग दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। बट अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, इतना बोल के छोड़ देती हूँ, ये तो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है मतलब ये डिपेंडेंट है। तो इस वाक्य में एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब भी वाक्य में एक मतलब ये वाला क्लॉज बॉस है, ये वाला क्लॉज बॉस है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट ये तो अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा था, इसको इस क्लॉज के सहारे की जरूरत है, ये तो गुलाम है। और गुलाम वाले ये जो कंजंक्शन है ऑल्दो, ये सबऑर्डिनेट। तो पूछेगा कोई कि ऑल्दो कंजंक्शन है बट कौन वाला कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दो अलग अलग को जोड़ना। ओके, और फिर देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है, ये हो गया क्लॉज, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हो गया क्लॉज। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, इतना बोलूंगी तो ये अधूरा है। अधूरा है मतलब डिपेंडेंट है, इसको अपने आगे आने वाले क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ रही है, अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा है। बट ये तो इंडिपेंडेंट है, यू विल नॉट सक्सीड, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये जो अनलेस है ना, ये भी कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। और कौन से क्लॉज को जोड़ रहा है? एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, तो कंजंक्शन। और कंजंक्शन का भी कौन सा? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक बॉस होता है, एक गुलाम होता है। ये तो सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अगर मैंने लिखा, ये देखो, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था वो आएगा। और फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, he worked hard but he failed। अब जरा देख लेना, एक बार देख लेना, अगर मैं दोनों सेंटेंस को तोड़ू ना, he said, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा, he said उसने कहा था, ठीक है, और he would come वो आएगा। तो ये जो दो क्लॉज है ना, ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलके ये क्लॉज है,
और ही सेड भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये भी क्लॉज है और ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ही वुड कम भी इंडिपेंडेंट है। और हमारा कंजंक्शन कौन सा है, दैट, तो यहाँ जो दैट है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये कौन सा क्लॉज है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट करना मतलब जैसे बोलते हैं ना आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलो, टीचर बोलते हैं ना लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करो, मतलब आपस में सुर ताल फ्रेंडली होकर काम करिए, इसमें कोई तानाशाह और कोई बॉस या कोई गुलाम नहीं रहेगा, दोनों इक्वल इक्वल है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों को किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं है। अभी मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगी, अभी तो मैं थोड़ा सा दे रही हूँ, ठीक है, आप लाइव रिकॉर्डेड भी देख के नोट्स बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला कंजंक्शन, अब मैं सेंटेंस को इतना तोड़ती हूँ, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और यहाँ भी ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। अब मैं दोनों को तोड़ तोड़ के लगती, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ये तो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये भी ही फेल्ड, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई बॉस और गुलाम नहीं है। तो ये बट को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी हाँ सबऑर्डिनेट में, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, ये कैसा कंजंक्शन है, लिखा तो सही था, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोई भी तानाशाह या कोई भी गुलाम नहीं होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। बट सबऑर्डिनेट में एक तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट में एक गुलाम रहेगा, गुलाम मतलब आप पे आश्रित रहेगा, और एक इंडिपेंडेंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हम वाक्य में दो इंडिपेंडेंट तो डाल सकते हैं, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट डाल सकते हैं, लेकिन क्या वाक्य में दो डिपेंडेंट डाल सकते हैं, नहीं, दो आश्रित वाले क्लॉज नहीं डाल सकते। अगर दोनों डिपेंडेंट ही रहे तो फिर वाक्य का मीनिंग ही नहीं निकलेगा, या तो दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो मुझे बताना था ना कि ये ऑल्दो वाला कंजंक्शन भी सबऑर्डिनेट है, क्योंकि ये अपने आप में अपना मीनिंग नहीं दे रहा है ना, इसको इस वाले क्लॉज के सहारे की जरूरत है, अनलेस भी अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको जिसको सहारे की जरूरत पड़ रही है ना, वो सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है, और जिसको जरूरत नहीं पड़ रही है वो। तो इज इट क्लियर? अब मैं एग्जांपल्स देना शुरू करूं। कौन से रॉकेट साइंस समझ लिया है, पढ़ा दिया है? ठीक है, तो यही मुझे बताना था। ठीक है, कंजंक्शंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक कंजंक्शन के टाइप्स में है हमारा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट करना मतलब आपस में तालमेल मिला के चलना, कोई बॉस नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, दोनों आजाद है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को लिंक करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट, जैसे एंड भी कोऑर्डिनेटिंग है, देखो राम एंड मोहन, तो एंड भी कोऑर्डिनेटिंग है, राम और मोहन को कोऑर्डिनेट करके लिंक कर रहा है। तो कोई पूछे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं ना जो दो इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड आता है, बट आता है, सबको अलग अलग पढ़ाऊंगी, येट आता है, एज वेल एज आता है, सो आता है, देयरफॉर आता है, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का टाइप्स है। अभी अभी वैसे लिखना नहीं, थोड़ा सा बता दे रही है, लिख दिया मैंने, द टीचर्स एज वेल एज
द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ एज वेल एज भी जोड़ रहा है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। उसी तरह राम एंड श्याम, या मैंने लिख दिया राम और श्याम, ये दो इंडिपेंडेंट वर्ड है। यहाँ पे जो है ना और कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग वाला, दो इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ रहा है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही स्टार्टेड अर्ली, ठीक है, सबको अलग अलग सब कैसे कैसे यूज होता है बताऊंगी। ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी स्टार्ट किया, येट ही डिडंट रीच ऑन टाइम। अब मैं येट भी कोऑर्डिनेटिंग ही है। ही स्टार्टेड अर्ली में ही स्टार्टेड ये है कि ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ भी ही सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों क्लॉज है, और दोनों क्लॉज को हम अलग अलग से लिख सकते हैं। उसने जल्दी स्टार्ट किया, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया, ये दोनों को ये जोड़ा, तो ये सारे एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। अनलेस और ऑल्दो वाले सेंटेंस सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। ओके, तो यहाँ नोट करना है, लिख लेना है। जितना देर मैं बात कर रही हूं उतना देर में तो आप लिख चुके होते हैं। मैम ये समझ में नहीं आया कि आपने ऑल्दो में जो ही वर्कड हार्ड है वो डिपेंडेंट कहाँ है? अरे डिपेंडेंट है, ऑल्दो ऐसा मैंने लगाया, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, इतना बोल के मैं छोड़ दे रही हूँ, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ये लिख लिया। ये बस अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी असली कहानी तो शुरू हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शन होता है ना जिसमें एक गुलाम है और एक मास्टर है, इंडिपेंडेंट वाला बॉस है और डिपेंडेंट वाला गुलाम है। तो इफ वाला सेंटेंस, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लेस्ट, बताऊंगी। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, इसको अन्यथा, वाइल, बिफोर, अनटिल, टिल, ये सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस अलग होता है, कंडीशन में भी वही है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब जहाँ पे सेंटेंस का एक भाग दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है एक सबऑर्डिनेट है और एक, मतलब एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल, हाँ ये हो गया। अब होता है कुछ को रिलेटेड कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं ना जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो, सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये मत सोचना ना कि बस होते जा रहा है, सबको डिटेल में पढ़ाना है। अभी मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है, जैसे इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। इधर और या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, ऑल्दो के साथ यट, वेदर के साथ और। वैसे अब बोलोगे कि मैम इधर के साथ भी तो और आता है और वेदर के साथ भी तो और आता है, और दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन है। सॉरी, दोनों कोरिलेट, दोनों में अंतर क्या है? इधर के साथ और लगा के हम चुनते हैं, चॉइस करते हैं, इधर राम और मोहन, या तो राम या तो मोहन, मतलब दोनों में से कोई एक। और आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, जब वेदर के साथ और लगता है ना तो वहां पे डाउट का सेंस आता है। तो जब भी वेदर के साथ और लगा, ठीक है, तो वहां पे डाउट का सेंस आ गया। कभी कभी क्लोज टेस्ट में ऐसा लगा होता है, और लगा हुआ है ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में इधर भी लगा हुआ है
और ऑप्शन में वेदर भी लगा हुआ है, और आपके दिमाग में तो आएगा कि इधर के साथ भी और आता है और वेदर के साथ भी और आएगा। देख लेना, अगर डाउट का सेंस आ रहा है वाक्य में तो वेदर लगा देना, अगर दो में से किसी को चुनने की बात आ रही है तो इधर लगा देना, इधर। सब ग्रेजुएट्स बनने जा रहे हो, सेकंड थर्ड सेवेंथ एट के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हो कि स्पीड में दिक्कत हो रही है। 14 ईयर्स हो गए, अब तो 15 हो जाएगा। 14-15 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ, इसी स्पीड में पढ़ा रही हूँ, और बच्चे इसी स्पीड में पढ़ भी रहे। गाइस गाइस करके थोड़ी पढ़ाऊंगी, कम ऑन गाइस, ये बताता और साइड हो गई, और हमारे गाइस 10 मिनट तक इसको लिख ही रहे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। ओके डन। हाँ, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये सब तो मेन आपका कंजंक्शन है। देखो मेन कंजंक्शन में ये सब कंजंक्शंस, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। अब आ जाओ, ये मेन 3 कंजंक्शन है। अब इसमें भी हमें पढ़ना है। अब आप बोलोगे ना कि मैम ये बट कौन सा कंजंक्शन है? बट कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जो येट है, ये भी कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट के अंदर ही, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर ही बट और यट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कैसा सेंटेंस में होता है? जिसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। एडवर्स का मतलब समझ रहे हो? तो एडवर्सेटिव कोई टाइप नहीं होता है। यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर बट और यट का यूज हम कैसे सेंटेंस में करते हैं? विरोधाभास वाले सेंटेंस में। विरोधाभास वाले सेंटेंस में मतलब एक पॉजिटिव जाएगा और एक नेगेटिव जाएगा। जो भी कंजंक्शन जिसमें एक पॉजिटिव जा रहा है, जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। तो यट यहाँ पे है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, बट इसका यूज कैसे सेंटेंस में होता है? यट का, बट का, और भी बताऊंगी सेंटेंस। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास, मतलब वन विल गो पॉजिटिव और वन विल गो नेगेटिव। देखो उसने कड़ी मेहनत की, ये क्या है? पॉजिटिव। कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, ये नेगेटिव। तो उसने कड़ी मेहनत की बट ही फेल्ड। तो ऑल दिस कुछ, हर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट वाले कंजंक्शंस होते हैं ना जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता है, ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बट लगाती तो ये गलत होता ना। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन सक्सीड हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कड़ी मेहनत करना इज पॉजिटिव। जैसे एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बट भी कोऑर्डिनेटिंग ही कंजंक्शन है। बट एंड का यूज कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होता, विरोधाभास में नहीं होता है। देखो उसने कड़ी मेहनत की और पास हो गया, मतलब सक्सीड कर गया। कड़ी मेहनत की पॉजिटिव है और सक्सीड हो गया पॉजिटिव है। तो बट का यूज तो हम पॉजिटिव में नहीं करेंगे ना, बट का यूज तो विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन था, बट भी लगा सकते थे। कड़ी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप एंड लगाओ। एंड एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रडिक्शन में यूज नहीं होता है, बट यट और बट का यूज होता है। ठीक है, यट और बट का यूज होता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। और कोई बुक नहीं लेना यार, कोई बुक नहीं लेना है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब मीटअप में आके मैं उनसे बोलती हूँ कि कौन सा बुक फॉलो किया था, तो उन्होंने बोला कि मैम मैंने बुक तो खरीदा था
ऐसी बात नहीं है कि आई हैव परचेज द बुक, मैंने बाय किया था लेकिन मैंने उस बुक से पढ़ा नहीं था। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, कभी कभी बुक्स क्या होता है कि बुक्स का रिवीजन बार बार नया एडिशन नहीं आता है, लेकिन हम नोट्स को तो बदल सकते हैं। तो नोट्स का बार बार रिवीजन होता है, तो यहाँ पे आपको अपडेटेड कंटेंट मिलने वाला है जो आपके 4 बुक्स के बराबर रहेगा। कुछ बुक में कुछ है तो कुछ नहीं है, कुछ कुछ, लेकिन आपको नोट्स में सारा मिलेगा। तो काइंडली डोंट परचेज, अभी ग्रामर का कोई बुक मत खरीदिए, नोट्स जैसा बनवा रही हूँ उससे बनाइए। और इतना आपके बैच में आपको प्रैक्टिस मिलेगा ना कि आपको फिर बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सस्ते से सस्ते में एग्जाम निकलवाना, लास्ट में खरीदना ही है तो मॉक्स खरीदा जाएगा। अभी आप यहीं से पढ़िए। तो ये सारे पेयर वाले कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये भर भर के एग्जाम्स में आया था, और इस बार जो प्री एग्जाम था ना, बस मैं उसके आंसर की का वेट कर रही हूँ। फर्स्ट डे बच्चों को परेशान कर दिया। एक क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट में कंजंक्शन का यूज बहुत होता है। क्लोज टेस्ट आया था, वहां पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन का कुछ था जो बच्चे बता रहे थे कि मैम कहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब 2-4 दिन में आंसर की आ जाएगा, 1 वीक तक तो आ ही जाना चाहिए। तो मुझे देखना है कि किस टाइप से आया था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बेसिक पढ़ा कि कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। अब हमारे एग्जाम्स में जैसे कंजंक्शन से एरर्स आते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैंने जो शुरू वाला कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग पढ़ाया वो CDS एग्जाम वगैरह में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। बताओ कि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन का कौन सा प्रकार है। अब हम जो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये स्पॉटिंग एरर्स जो आपके SSC बैंकिंग और एरर्स में कैसे कैसे ये सब कंजंक्शन का यूज होता है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखो कुछ एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अगर आप एडवर्सेटिव नहीं समझ पा रहे हो ना तो लिख लो, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस उस कंजंक्शंस को बोलते हैं ना जहां पे कॉन्ट्रास्ट का यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट की जगह आप कॉन्ट्राडिक्टिंग लिख सकते हो। कॉन्ट्राडिक्शन भी का मतलब है विरोधाभास, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ऐसे कंजंक्शन है हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, चाहे तो पहला वाला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, चाहे दूसरा नेगेटिव हो और दूसरा मतलब पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव। तो ये सारे कंजंक्शंस लिखिए पहले, उसके बाद मैं हिंदी समझाती हूँ। का यूज हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। लिखो आप पहले, आप सारे कंजंक्शन को लिखो, उसके बाद मैं हिंदी कर दूंगी। सबको नोट करिए फिर हिंदी कर दे रही है, बहुत जरूरी है। प्री में ये क्लोज टेस्ट में काम आता है। ऑल्दो रहमान, ऑल्दो ना है तो सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये याद रखना। ये कोई पूछे ना कि बट कौन सा कंजंक्शन, बट है तो कोऑर्डिनेटिंग। ये किस टाइप ऑफ कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग में भी इसको कब यूज करते हैं, विरोधाभास में। बट ये इसको आप एडवर्सेटिव ना बोल के, मेन तो ये कोऑर्डिनेटिंग, बट एडवर्सेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। एग्जाम्पल को याद करना होगा। एग्जाम्पल याद करना क्या है, ये देखो बट, हाँ एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे समझाना होगा। बट का मतलब होता है लेकिन,
उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ओके, उसने घर से जल्दी स्टार्ट किया लेकिन बेचारा देर से पहुंचा। लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब सेंटेंस तो थोड़ा सा हम बोलते भी, ये भी तो विरोधाभास जाता है ना। ओके, ऑपोजिट जाता है। ऐसा बोलोगे उसने कड़ी मेहनत की लेकिन पास हो गया। अरे कड़ी मेहनत की और पास हो गया, अच्छी बात है ना। उसने कड़ी मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन में जाता है। यट, हाँ, यट का थोड़ा सा ध्यान रखना। यट का दो मतलब होता है, ही हैज नॉट कम येट, याद रखना है। मैं येट को एज ए कंजंक्शन यूज कर रही हूँ। और फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड। येट, आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो बोला है कि येट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है। येट का मतलब होता है फिर भी। ही वर्कड हार्ड, और वो उसने कड़ी मेहनत की, क्या है, पॉजिटिव। और कड़ी मेहनत के बावजूद भी बेचारा फेल हो गया, नेगेटिव। तो ये सेंटेंस कैसा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। कड़ी मेहनत की तो बेचारे को पास होना चाहिए था ना, फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ का जो येट है ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में भी कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, बट इसका यूज एज अ एडवर्सेटिव सिचुएशन में यूज होता है। ओके, और आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने तो बोला है कि येट वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, बट ये तो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है ना यहाँ येट, क्योंकि यहाँ का येट कंजंक्शन है ही नहीं। यहाँ का येट कंजंक्शन था, देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये है सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज, और दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये येट, तो ये येट कंजंक्शन है। और कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन इसका यूज विरोधाभास में वाले सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है। तो फिर अब बोलोगे कि मैम यहाँ वाला यट को तो आपने विरोधाभास में यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ का यट कंजंक्शन है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ का यट क्या है, जल्दी से बताओ कि यहाँ का येट क्या है। अब यहीं से आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, जब तक आपका बैच नहीं खत्म होगा ना, आपसे पूछते जाऊंगी कि बताओ कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। ये येट, यहाँ येट का मतलब लेकिन के सेंस में नहीं है। उसने कड़ी मेहनत की, येट फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया, लेकिन वहां येट का मतलब तो लेकिन के सेंस में जा रहा था। बट यहाँ का येट अब तक, वो अब तक नहीं आया, और ये अब तक क्या बताता है, अब तक टाइम बताता है। और मैंने आपको शुरुआत के क्लासेस में बोला था, टाइम बताने वाले वर्ड या तो प्रेपोजिशन होता है या तो एडवर्ब होता है। यहाँ यट के बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है। और ऐसे भी देखो, इतना जाना ही नहीं है, ये यट वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, वो अब तक नहीं आया की, वो अब तक नहीं आया, कम की बता रहा है, और कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो यहाँ का यट एडवर्ब है। ओके, और जब यट एडवर्ब का काम कर रहा है ना, तो कॉन्ट्रास्ट में यूज मत करना, वो तो टाइम बता रहा है। बट अगर कड़ी मेहनत की वाला फेल हो गया तो वहां लगा सकते। ओके, ये सब थोड़ा बताना होता है। ये बताना इसलिए है ना, क्योंकि बट हमेशा और हमेशा कंजंक्शन होता है। ठीक है, और बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन ये जो येट है ना, इसका दो मतलब जाता है। एक येट का मतलब होता है लेकिन, और जहां येट लेकिन के सेंस में हो, या वहां का येट कंजंक्शन है, और वो कॉन्ट्रास्ट में यूज होगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लेकिन एक येट का मतलब होता है अब तक, जहां येट का मतलब अब तक निकल रहा है, वहां का येट एडवर्ब है, और वो टाइम बताएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में यूज नहीं हो। सभी की हिंदी बता दूंगी, सभी की हिंदी के बिना बढ़ोगे आगे आप। सब की हिंदी चाहिए, एज इफ कि सारे आपके ऑप्शंस हिंदी में आ रहे हैं। दिखते जाइए, हिंदी मन की संतुष्टि के लिए मेरी हिंदी कर दीजिए, हिंदी कर दीजिए। हो गया, आगे जाके कंफ्यूज मत होना, आगे जाके कंफ्यूज मत होना कि मैम येट वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। वो कब, जब येट कंजंक्शन का काम करे, यहाँ तो येट एडवर्ब का काम करे। अब चलो, लिख लिया है ना ये वाला, थोड़ा जगह बना रही हूँ, इसका लिख लो। लेकिन अब देखो, वाइल, वाइल का दो मतलब होता है। एक वाइल का मतलब है दौरान, ठीक है, दौरान। एक वाइल टाइम बताता है, और एक वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की,
एज अ कंजंक्शन फेल हो गया, तो जबकि एज अ कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब नहीं है। देखो जहां जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना वहीं पे बताऊंगी। बट में मैंने नहीं बताया क्योंकि बट हमेशा और हमेशा कंजंक्शन होता है, बट येट कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। और वाइल जो होता है ये प्रेपोजिशन भी होता है और वाइल कंजंक्शन भी होता है। तो ये विरोधाभास वाले सेंटेंस में तब यूज होगा ना जब ये एज अ कंजंक्शन यूज। बाकी सारे तो हाँ बता रही हूँ, आप लिखते जाओ। मैंने लिखा he got hurt while playing। उसको खेलने के दौरान चोट लग गई। तो यहाँ का while क्या बता रहा है? while टाइम बता रहा है, टाइम। उसको खेलने के दौरान चोट लग गई। और यहाँ का while कंजंक्शन है भी नहीं, क्योंकि कंजंक्शन होता तो किसी चीज को जोड़ता ना। कहाँ जोड़ रहा है? इसमें एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो कंजंक्शन अगर वफादार टॉपिक होता, मतलब कंजंक्शन ये होता तो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता ना, बट यहाँ तो क्लॉज है ही नहीं। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। और आप बोलोगे क्योंकि मैम आई ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, तो आपने नाउन इसको कैसे मान लिया? जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना उसमें बताऊंगी कि कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है, जिसको कि हम जेरेंड बोलते हैं। अभी अभी मत कंफ्यूज हो, अभी बस इतना याद रखो ना, यहाँ वाइल का मतलब होता है दौरान। उसको खेलने के दौरान चोट लग गई, जहां वाइल का मतलब दौरान का सेंस आए, ठीक है, वहां का और प्रेपोजिशन है, तो यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, तो इसको कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वाइल जब वाक्य में कंजंक्शन का सेंस आए तब कॉन्ट्रास्ट में यूज होगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ while he worked hard, he couldn't complete the work। जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की। सबसे पहले तो ये while को प्रूफ करना है कि ये कंजंक्शन है। ठीक है, while के बाद जब भी आईएनजी आ गया ना तो समझ जाओ कि वहां का while प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और आईएनजी भी नाउन का काम कर सकता है, वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ का while को हम प्रेपोजिशन नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर प्रेपोजिशन होता तो ऑब्जेक्ट आता ना, हिम आता, बट ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ठीक है, यहाँ भी देखो कॉमा लग गया, सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? यहाँ पे वाइल। यहाँ वाइल का मतलब दौरान नहीं निकल रहा है, यहाँ वाइल का मतलब निकल रहा है जबकि। जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, और यहाँ का वाइल कंजंक्शन है और कॉन्ट्रास्ट में यूज हो रहा है ना, कड़ी मेहनत की पॉजिटिव, फेल हो गया नेगेटिव। सबका एक हिंदी कर करके बताना होगा। स्टूडेंट्स को देख रही हूँ ना, अपने से नोट्स, जो बच्चे अच्छे से नोट्स बनाते हैं ना, मतलब कितने बिजनेस माइंडेड हो गए, सब बेच रहे हैं नोट्स अपने दोस्तों को कि मैं नोट्स बनाया हूँ, इतना पैसे दो तुम्हें। एडवर्सेटिव मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। ही कुडेंट लगाओ, सॉरी, कुडेंट गलती से लिख दिया मैंने। वाइल ही वर्कड, जबकि बेचारे ने मेहनत की, इसको सही कर दो। ही कुडेंट कंप्लीट, नॉट लगाना भूल गई थी मैं। जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की लेकिन काम नहीं कर पाए, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव। एक पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव। नोट्स अपने से बनाइए। अगर 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 दोनों पॉजिटिव रहता ना तो मैं एज लगाती, एज ही वर्कड हार्ड, चूंकि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए उसने अपना काम टाइम से खत्म कर लिया, वहां पे वाइल नहीं लगाती, सॉरी।
और दूसरे के नोट्स पे ना बहुत भरोसा नहीं करना होता। पता नहीं वो बच्चा पढ़ते समय कुछ मिसअंडरस्टैंड करके कुछ गलत लिख दिया, तो जो जो नोट्स खरीदा है सबका गलत हो जाएगा, सबका गलत हो जाएगा। इतना भरोसा नहीं करना है दोस्तों पे। देख लिया आनंद, देख लिया मैंने, अब ठीक हो गया। ठीक है, पहले इसका मीनिंग वगैरह समझा दे रही हूँ अच्छे से। वेरएज का मतलब भी होता है जबकि, हाउएवर का मतलब होता है ना, हाउएवर फिर भी, फिर भी। स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी। अब देखो, आप बोलोगे मैम एक मिनट, अगर मैंने लिखा द वाटर वॉज स्टिल, एक स्टिल एडजेक्टिव होता है। स्टिल का मतलब है एकदम ठहरा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, जैसे स्टिल, जैसे येट बताया था ना, वैसे स्टिल भी है। ही वर्कड हार्ड, स्टिल ही डिडंट गेट द प्राइज। जरा सेंटेंस देखना, ऊपर वाला स्टिल किसकी विशेषता बता रहा है? ऊपर वाला स्टिल वाटर ठहरा हुआ था, वाटर वो स्टिल मतलब ठहरा हुआ पानी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तालाब का पानी स्टिल होता है, नदी का पानी बहता है। तो यहाँ वाटर की विशेषता बता रहे हैं ना, वाटर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। तो यहाँ का स्टिल तो कंजंक्शन है ही नहीं, इसको विरोधाभास में, कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो बिना क्लॉज, फ्रेज और वर्ड और वो सब के नॉलेज के बिना कंजंक्शन नहीं समझ में आए। ही सब्जेक्ट है, डिडंट गेट वर्ब है, ये भी क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को स्टिल जोड़ रहा है। तो स्टिल यहाँ पे कंजंक्शन है, जो कि कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी उसको प्राइज नहीं मिला, तो फिर भी का सेंस आएगा, तभी कॉन्ट्रास्ट में यूज होगा एज अ कंजंक्शन। एक स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ। खुद से नोट्स बनाना चाहिए, बट आप लोग को ना, आप लोग इतने ज्यादा इम्प्रेशनेबल होते हो ना, गीली मिट्टी की तरह, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करके चला जाता है। वैसा ना 8th-9th के बच्चों को किया है। आप लोग सब ग्रेजुएट्स हो या होने जा रहे हो, आप लोग ये सब बहकावे में नहीं आ। जितना भी सुंदर, मुझे तो मेरी स्टाइल भी पढ़ने की अलग होती थी, चाहे जितना भी अच्छा नोट्स मिल जाए। नोट्स तो मैं अपने ही खुद बनाती थी। मैंने अपने मदर के घर में अभी तक मेरे नोट्स, ग्रेजुएशन के, पीजी के, सब लिटरेचर के नोट्स पड़े हुए हैं। मैं जा जाके उसको देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वो सब दिन याद आ जाता। नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। नंदीलेस का मतलब है कड़ी मेहनत की फिर भी। यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फेल हो गया। यद्यपि और ऑल्दो दोनों का मतलब सेम है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया। इवन इफ, ये सारा कॉन्ट्राडिक्शन, के बावजूद, ये सारे कंजंक्शंस हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है। नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स। मैंने तो अपना नोट्स, जब मैं लिटरेचर पढ़ाती थी, जब मैं बिहार पटना में थी, तो मैंने अपना नोट्स सारा दे दिया था अपने स्टूडेंट्स को, सब वही लिख देते थे। अब बोलते थे छाप के आ जाना। तब मैं लिटरेचर पढ़ाती थी, ड्रामा, नॉवेल्स एंड ऑल को, इतने सुंदर से नोट्स बनाया था मैंने। वेनेवर नहीं करना, वेनेवर अलग वर्ड हो गया, वेनेवर तो टाइम बताने वाला वर्ड। तो ये सारे वर्ड्स, बट, यट, वाइल, वाइल जबकि, वेराज जबकि, वो तो बेवकूफ है। वेराज मतलब जबकि उसका भाई इंटेलिजेंट है। ये सारे वर्ड सबको मैं अलग अलग करवाऊंगी,
ओके, यहाँ से हमारे स्टेनो एग्जाम में एरर्स आया है। इवन इफ और इवन दो, दोनों का मतलब होता है यद्यपि, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और ऑप्शन में दोनों आ गया था। अब दोनों में से कैसे, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग करने वाले। प्रेपोजिशन के बाद अगर आईएनजी आता है ना तो वो नाउन बन जाता है, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं। ओके, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब मैं सबका एग्जाम्पल दूंगी, सबका एग्जाम्पल ले लो। ही विल श्योरली डिनाई मी, वो मुझे पता है कि वो नकार देगा, बट फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट कर रहा हूं। मुझे पता है कि वो नकार देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डिनाई मना कर देगा, बट फिर भी मैं वेट करूंगा। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, तो कॉन्ट्रास्ट वाले में हम नेवरदीलेस, नॉनदीलेस कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो मुझे पता है कि मना कर देगा, बट फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट कर रहा हूं, तो ये नेवरदीलेस कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है, किसका किसको जोड़ रहा है, ही विल डिनाई और आई एम वेटिंग। ही केम लेट, वो लेट आया, बट फिर भी उसके टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला। लेट आया नेगेटिव, बट टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला, नहीं डांटा। अब ये मत समझ लेना कि मैम नॉट लगा है तो नेगेटिव है, ऐसा थोड़ी है। जैसे मैंने लिखा ही इज नॉट वाइज, ही इज नॉट वाइज, वो समझदार नहीं है, इसका मतलब है कि वो बेवकूफ है। तो नॉट देख के नेगेटिव मत समझे, टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला, तो ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो विरोधाभास जा रहा है। दिस कंजंक्शन, बट कंजंक्शन का यूज, बट वैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन सा कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, कल मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। वॉटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। हाँ, बिगिनर्स वाले बच्चे अभी प्रैक्टिस बैच की तरफ जाएंगे ही नहीं। आपका सिलेबस बढ़ेगा तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे ना। अभी बस सबका एग्जाम्पल दे रही हूँ, कल आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है, कि ये भी तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, दोनों कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और दोनों ऑप्शन में आ गया तो आंसर क्या होगा। कल मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना कि कहाँ कहाँ कंजंक्शन का यूज होता है, कहाँ कहाँ प्रेपोजिशन का, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज मत होना। कल उस पे बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेस करूँ। फ्रॉम झारखंड, नमस्ते मैम। अभिजीत नमस्ते। अभी आप लोग 1 PM का क्लास मत करना, क्योंकि वो मेंस लेवल है ना, बढ़ाते हो। ओके, ये हो गया। पहले एग्जाम्पल ले लो, कल हम लोग डिटेल में कंफ्यूज करने वाला करेंगे। ही इज रिच, वो अमीर है, अमीर है पॉजिटिव, बट फिर भी कंजूस है। अमीर है तो उसका दिल बड़ा होना चाहिए ना, कंजूस है तो ये नेगेटिव हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। ही इज अ माइजर, कंजूस है तो ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, तो बट कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ही डिसीव्ड मी, उसने मेरे को धोखा दिया, फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर भी, यहाँ का स्टिल भी किस सेंस में जा रहा है, फिर भी, तो ये कंजंक्शन है कॉन्ट्रास्ट वाला, कल और भी डिटेल में करेंगे। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ऑल्दो और येट का कॉम्बिनेशन आता है। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, बट फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेता हूं। हाउएवर का मतलब है फिर भी, तथापि, फिर भी, तो ये भी कंजंक्शन है कॉन्ट्रास्ट वाला। तो आपको याद रखना है कि कौन सा कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ये जो एंड वाले को हम कॉन्ट्रास्ट में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, और को हम यूज नहीं करते हैं। अलग अलग बताऊंगी कौन कंजंक्शन क्या बताता है। सबसे पहले तो वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज करेंगे, फिर बताऊंगी वो कंजंक्शन जो कारण बताता है, जैसे एज, सिंस, फॉर, बिकॉज, अलग अलग करेंगे। अभी हम लोग कॉन्ट्रास्ट वाले करेंगे। अनुराग, मेरे हाथ में नहीं है ना, ठीक है, कि लाइव वीडियो के दौरान वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिया करो, वो ना ऐप ही वैसा बना हुआ है,
वो ऐप ही ऐसा बना हुआ है, और मैं जिस ऐप से पढ़ा रही हूँ ना, अभी 90% जितने भी कोचिंग वर्ल्ड में टीचर्स है उसी ऐप से पढ़ा रहे हैं। अभी वो सब क्या करते हैं ना, बैच की सिक्योरिटी के लिए, मैम इतने पैसे आपको देना होगा, स्टूडेंट्स की थोड़ी सी फीस बढ़ा देते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए, कुछ इधर उधर बैच को रिकॉर्ड करके भी चला रहे हैं, चलाने दो। आखिर किसी मेरे बैचेस को ना, जैसे मेरे बैचेस स्टार्ट होते हैं 10-20 टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, वहाँ बैच लीक हो रहा है, यहाँ बैच लीक हो रहा है, तो लगता है कि चलो कुछ भी, अब इतना पीछे थोड़ी पड़ना है, कुछ भी करके एग्जाम ही निकाल रहे हैं ना, गलत तरीके से भी पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट, और एग्जाम निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं अपने आप वालों को बोल रही हूँ, एट एनी कॉस्ट स्टूडेंट की फीस नहीं बढ़ानी है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि हमेशा 1999 में ही लाऊं। तो वो फीस बढ़ाने के चक्कर में मैंने सिक्योरिटी हटा दिया, तो वो सब टीचर्स उसी से पढ़ा रहे। द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट था, फिर भी मेरे को अच्छे नंबर आ गए। ये देखो, बस इसको कंप्लीट करवा देती हूँ। ही लव्स राइटिंग, उसको लिखना पसंद है, जबकि उसके भाई को पढ़ना पसंद है। आई वॉज वर्किंग, मैं तो पढ़ रहा था, काम कर रहा था, और वो उल्टा सो रहा था। ही इज अ फूल, वो बेवकूफ है, फिर भी सब लोग उसको पसंद करते हैं। तो इतना एग्जाम्पल आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, नेवरदिलेस और नॉनदिलेस इंटरचेंजेबल है, कर सकते हो, बट भी लगा सकते हो। समुद्र मंथन इनफ है। हाँ हाँ, वो सब पता नहीं, अन अकेडमी से भी वो सब डालते रहते, लगता है कौन इतना पीछे पड़ेगा। इतनी दूर पे रोकती हूँ, आज यूट्यूब क्लास भी है। ओके, अभी तो आज हमारे एमटीएस वाले बच्चे एग्जाम्स देने गए होंगे। यूट्यूब पे आज हम लोग एंटोनिम्स करने वाले हैं। अभी आप मेंस की बैच मत करो, आप लोग बिगनर्स हो, आपके पास ये बैच 1 साल तक रहेगा, मेंस का बैच बचा के रखना, मैं आपको बताऊंगी। अभी बस आप ग्रामर और वोकैब पढ़ो। वेयर एज का मतलब है जबकि। अब एंड कर रही हूँ, ठीक है। कोरिलेटिव में करवाऊंगी श्रेयांशी, कोरिलेटिव में सब करवाऊंगी आपको अलग अलग। अभी तो सिर्फ बता दिया ना, कोरिलेटिव वो कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में यूज होता है, इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, ये इधर राम और हिज फ्रेंड्स, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, वो मैं डिटेल में कोरिलेटिव पेयर वाला बताऊंगी। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं, आप उसको लिख लो।